नमस्कार, मैं हूं गरिमा बाजपेयी और स्वागत है आपका के न्यूज के खास कार्यक्रम देवभूमि के दंगल में। और आज देवभूमि के दंगल में बात होगी कब बुझेगी जंगलों की आग को लेकर। साल 2020 की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया जंगलों में लगी आग ने पूरी मानवता को झकझोर कर रख दिया, क्योंकि इसमें 50 करोड़ से ज्यादा जानवर जिंदा जल गए। और वन संपदा का कितना नुकसान हुआ, इसका अंदाजा लगाना शायद मुश्किल है। और इन दिनों उत्तराखंड के पहाड़ों में भी ऐसी ही कुछ झलक देखने को मिल रही है। देवभूमि के हरे भरे पहाड़ों में गर्मी बढ़ने के बाद अब एक संकट आन पड़ा है, और यह है जंगलों की आग। सूरज की तपिश के बीच ठंडक और सुकून देने वाले जंगल लगातार जलते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे लाखों की वन संपदा भी जलकर राख हो गई है। सरकारी जंगल की नहीं, बल्कि इसमें बागवानी करने वाले लोगों के भी कई फलदार पेड़ भस्म हो गए हैं। और पर्यटकों को खींच कर लाने वाले उत्तराखंड के हरे भरे जंगल और पहाड़ आज धधकते हुए अंगारों में तब्दील हो गए हैं। सुकून का एहसास कराने वाले ये जंगल आग की लपटों के आगोश में समाते जा रहे हैं। तो वहीं प्रशासन और वन विभाग हाथ पैर तो मार रहा है, लेकिन कामयाबी ऊंट के मुंह में जीरे की जुत्ती है। ऐसा नहीं हुआ है कि पहली बार उत्तराखंड के जंगलों में आग लगी है। हर साल गर्मी बढ़ने पर इसमें ये चुनौती हमें झेलनी पड़ती है। वन विभाग की तरफ से भी ये बताया जाता है कि परंपरागत तरीके से ही आग बुझाई जाती है। हर साल ऐसी घटनाएं होने के बावजूद पहले ही प्रशासन तैयार क्यों नहीं रहता, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में बढ़ती गर्मी के साथ वनों के धधकने का सिलसिला लगातार जारी है। हर साल भीषण गर्मी में जंगलों में आग लगने की घटना होती है, लेकिन इस साल पहाड़ों पर आग ने तांडव मचा के रखा हुआ है, जिससे लोगों में खौफ भर गया है। हरे भरे पेड़ राख हो रहे हैं और जंगल धुएं के चैम्बर बनकर रह गए हैं। उत्तराखंड में अब तक 700 से ज्यादा आग की घटनाएं अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत में आग। हरिद्वार के मनसा देवी पर्वतमाला में आग का तांडव। ये बहुत गंभीर स्थिति है। आज जिस तरह गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है उत्तराखंड में, उस तरह जो हमारे जमीन जंगल हैं उसमें इतनी आग लग रही है, बेतहाशा इतना सारा वहाँ पे बवंडर मचा हुआ है। लेकिन सरकार सोई हुई है, और वन मंत्री को चाहिए कि अगर तुम्हारे से मदद नहीं हो रही, केंद्र की मदद मांगे। तुमने ट्रिपल इंजन, डबल इंजन करके वोट मांगा है। मैं समझता हूँ कि सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को आगे आके लोगों की जान माल की सुरक्षा करनी चाहिए। लेकिन सरकार अभी चेती नहीं है, सोई हुई है। वन विभाग हर साल जंगलों में पौधरोपण और आग बुझाने के लिए करोड़ों रुपए का बजट खर्च कर दिखाता है। इसके बावजूद ना तो जंगल में हरियाली आती है और ना ही आग बुझ पाती है। तो वो जंगल के काम में फलस जाए। चमोली में जंगल की आग एक गई तो क्लासरूम मौजूद नहीं थी, जगह रहे हैं जंगल रहे हैं। रोज महिडाडा रोड, तेलखा, गुफियारा, नालू पानी, धरासू, बैंड, पटारा में आग का तांडव देखा गया। वहीं टॉन्स वन प्रभाग के पुरौला रेंज के अंतर्गत मुंगोला के जंगलों में आग लगी हुई है। देहरादून के सिवनी में बागवानों के सेब बगीचों तक आग पहुंचने से 1200 से ज्यादा फलदार पेड़ जलकर राख हो गए हैं। अभी तो जो स्थिति बनी थी और जो उच्च स्तर पे मॉनिटरिंग हुई है, उसमें यही कहा गया है, जो हमारा देखिए आग बुझाने का तो जो परंपरागत तरीका है वही है कि जब उस क्षेत्र में जाते हैं वहाँ पे जो है फायर रेक लगा के, और चीड़ के क्षेत्र में तो क्या है कि काउंटर फायर भी करना पड़ता है। एक बत्ता क्लियर करते हैं, फिर काउंटर फायर वगैरह भी करते हैं, चारों तरफ से उस आग को जो है कॉर्डन ऑफ करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब जो हमारे परंपरागत तरीके हैं, उन्हीं से फायर डाउजिंग का कार्य अभी कराया जा रहा है। लेकिन अगर भविष्य में इस प्रकार की कोई रणनीति, हम हर रणनीति के लिए भी तैयार हैं। मई के लिए भी हम लोगों ने एक प्लान तैयार किया है कि
अगर ये तापमान इसी प्रकार से बढ़ता रहा और ड्राई स्पेल रहा तो फिर हमें और एडिशनल रिसोर्सेज भी हमें जो है इसमें वनाग्नि नियंत्रण में योजित करने पड़ेंगे। अब तक उत्तराखंड के 2400 हेक्टेयर से ज्यादा वन क्षेत्र आग की भेंट चढ़ चुके हैं। जंगलों की आग से जो धुआं उठ रहा है उससे बस्तियों में रहने वाले लोगों को भी सांस लेने में दिक्कत हो रही है। पहाड़ों पर विषम भौगोलिक परिस्थितियों में पहाड़ों में आग बुझाना किसी चुनौती से कम नजर नहीं आ रहा। ऐसे में न केवल हरे भरे पेड़ सुलग रहे हैं तो वहीं जंगल में रहने वाले बेजुबान जीव भी इस आग में जिंदा जलने पर मजबूर है। सवाल है कि आखिर ये आग कब बुझेगी। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए रीना आजमी की रिपोर्ट। तो देवभूमि के दंगल में आज हम इसी धधकती हुई आग को लेकर विस्तार से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर कौन इसका जिम्मेदार है, क्यों इसके निवारण को लेकर कुछ खास कदम नहीं उठाए जाते। इसी पर अधिक बातचीत के लिए आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ में कई खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ा हुआ है। उनसे सबसे पहले आपका परिचय कराते हैं, आपको रूबरू करवाते हैं। हमारे साथ में रविंद्र कुमार जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अमरजीत सिंह जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। डी.के. पाल साहब हमारे साथ में आम आदमी पार्टी की ओर से प्रवक्ता हैं। अतुल बत्रियास जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और ए.के. बियानी जी हैं, पर्यावरणविद हैं। और पी.सी. थपलियाल साहब हैं, वरिष्ठ यूकेडी के नेता हैं। आप सभी मेहमानों का हमारी आज की इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत में रविंद्र कुमार जी के साथ में करना चाहूंगी। रविंद्र जी, बताइए आखिर क्यों ये जंगल धधक रहे हैं। उत्तराखंड इन्हीं सारी चीजों के लिए, अपनी हरियाली के लिए जाना जाता है और जंगलों में आग आखिर क्यों लगातार बढ़ती जा रही है, इस पर रोक क्यों नहीं लग पा रही है? आज एक ये गंभीर विषय है और हमारे उत्तराखंड के लिहाज से, क्योंकि हमारे उत्तराखंड की सौंदर्य और पहचान यहाँ की जंगल और जमीन की है। और देश भर का पर्यटन, मैं तो कहूँगा दुनिया भर का पर्यटन जो है उत्तराखंड की वादियों की, इसकी सुंदरता की और यहाँ की हरियाली की दर्शन करने के लिए जो आता है, उसमें भी एक थोड़ा सा चिंता का विषय है। और मैं इस आज की इस डिबेट को मैं किसी भी एंगल से कोई डिबेट ना कह के, अगर इस पे विचार अगर हो, जिस प्रकार से आज ये स्थिति उत्तराखंड के लिए बनी हुई है कि यहाँ पे जंगल की आग जो है पूरे तरीके से फैल चुकी है और लगातार वह आगे बढ़ रही है और हमारी संपदा को नुकसान पहुंचा रही है, बेजुबान जानवरों को झुलसा रही है, जला रही है। रविंद्र जी, कुछ रोकने के लिए काम क्यों नहीं हो रहा है, इस पर बताइए हमें कि आखिर क्यों सरकार कोई अहम कदम नहीं उठा रही है। क्या इसके लिए कुछ कदम उठाए जाने चाहिए थे? कैसे रोका जा सकता है, ये कैसे पॉसिबल है और क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, लगातार रोकने का प्रयास में पहले जो जंगल की आग पे काबू करने के लिए पूरे मन से और तन से लगे हुए हैं। और रही जहाँ तक बात की जंगल की आग बुझाने के लिए जिस प्रकार का प्रश्न उठा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। सरकार बिल्कुल संवेदनशील है और युवा मुख्यमंत्री हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा इसको लेके गंभीर है। जिस प्रकार से जो भी प्रयास उचित कदम उठाए जा सकते हैं उस ओर कार्य किया जा रहा है। चाहे वह कुछ लोगों को, नए लोगों को तुरंत ट्रेनिंग देके उनको किसी भी प्रकार से वहां पे आग बुझाने के लिए, उसकी आग के दायरे को सीमित करने के लिए। और मैं ये कहूंगा, क्योंकि जंगल की आग एक ऐसी होती है, इसे फैलने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन हम इससे सीमित कर सकें और इससे नहीं। लेकिन रविंद्र जी, अगर हमें पता है कि हर बार गर्मी के मौसम में ऐसा होता है तो इसको रोका जा सकता है। हर बार गर्मी के मौसम में हम क्योंकि जानते हैं कि ये होता है, इसलिए इसको रोका जा सकता है, इस पर लगाम लगाई जा सकती है। इसकी संख्या बहुत कम
ना के बराबर की जा सकती है। तो फिर आखिर ये कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं? अमरजीत जी के पास चलेंगे। अमरजीत जी, आप बताइए, आपने सुना रविंद्र जी कह रहे हैं कि जंगल की आग को कोई रोक ही नहीं सकता है, तो फिर हम क्यों सवाल कर रहे हैं सत्ता में बैठे लोगों से? देखिए, निश्चित ही जो उत्तराखंड में जंगल की आग है बहुत चिंताजनक विषय है। और जिस प्रकार से रविंद्र जी कह रहे हैं, मेरा यही मानना है कि आग कोई आज नहीं लगी, ये कोई आपदा नहीं ऐसी अचानक आ गई। ये लगातार हर वर्ष हर मौसम में, खासकर मार्च अप्रैल, जब ये सूखी पत्तियां गिरती हैं, जिस प्रकार से आग बढ़ती है, ये कोई अचानक आई हुई आपदा नहीं है। इसके लिए सरकार को पहले से तैयार रहना चाहिए था। आज मैं उत्तराखंड की बात न करूं तो इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे, हमारे लगता हुआ प्रदेश हिमाचल प्रदेश है, वो भी उत्तराखंड की तरह पूरा जो है जंगल से घिरा हुआ प्रदेश है। वहां की तुलना अगर उत्तराखंड की तुलना करके देखेंगे तो यहाँ पे लगभग 1400 से 1500 की खबरें आ चुकी हैं अब तक, जो वन अग्नि जिस प्रकार बढ़ी है। और वही देखिए आप कि उतना ही वन प्रभावित क्षेत्र जो है हिमाचल का है, वहां मात्र अभी 600 से 650 घटनाएं घटित हुई हैं। उसके अलावा उनके पास पूरी तैयारी है, पूरा उनके पास युवा मंत्री दल है, उन्होंने युवाओं का क्लब बना रखा है। वहां 30-30, 40-40 युवाओं का एक क्लब बना करके, ग्रुप बना करके वन अग्नि को रोकने के लिए युवाओं की मदद ली जाती है। सरकार के अपने संसाधन है। लेकिन उत्तराखंड में देखिए कि अब ये जो इस बार की वन अग्नि है 2022 की, ये तो पिछली जो 5 साल को आप देख लें, सबसे अगर भयंकर कोई वन अग्नि हुई है, लगी है जंगलों में, तो इस बार लगी है। तो इससे सीधा है कि जो हमारी सरकार है, मैं देखो ये मैं यहाँ आरोप प्रत्यारोप के लिए नहीं बैठा, लेकिन हकीकत को भी समझना होगा। रविंद्र जी, चीजों को समझिए, हमारी बात को अपनी सरकार तक पहुंचाइए। जब आपको पता है ऐसे भीषण अग्नि आती है इन दिनों में, तो सरकार को तैयारी रखनी चाहिए थी ना। आपने जो है अब तक, अब आप बात कर रहे हो सेना की मदद लेने की बात, आपने एनडीआरएफ को तैयार नहीं किया, आपने सेना की मदद नहीं ली। आपने जो इससे पहले जो हमारे वन प्रहरी थे, जिनको पंचायतों के माध्यम से, ग्राम पंचायतों के माध्यम से और विभिन्न प्रकार के मंडल दल रहते हैं, उनका सहयोग आपने नहीं लिया। ये टीम आपको पहले से तैयार करके रखनी चाहिए थी, इनका आपने सदुपयोग नहीं लिया। वन अधिकारी जो है वो ज्यादा, मुझे लगता है कि उनको इतना ज्ञान नहीं, उनको मदद लेनी चाहिए थी। जो पर्यावरणविद हैं, जो समाज सेवी लोग हैं, जो और दुनिया जहां के एक्सपर्ट लोग हैं, उनसे मदद लेकर के इसकी तैयारी पहले से करनी चाहिए थी। इसको लेकर के अगर आप देखेंगे पूर्व में, आज ठीक है वन मंत्री देहरादून में, इससे पहले भी जब आज पिछले हफ्ते पूछा गया तो वो तो बम्बई बैठे, वहां बैठ के समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री चुनाव में बिजी हैं, अपने और अन्य कामों में बिजी हैं। हाँ। जो कि उत्तराखंड की जिसको चिंता होनी चाहिए, जंगल की आग की ओर किसी का ध्यान नहीं है। अमरजीत जी, आप यही कहना चाहते हैं? यही कहना चाह रहा हूँ कि किसी का ध्यान नहीं है। लेकिन देखिए, न सिर्फ जंगल में आग लगी हुई है, बल्कि जो बेजुबान जानवर हैं ये भी यहाँ पर धधकते सुलगते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बहुत, गरिमा जी मैं ये बता, लोगों के घरों तक आग पहुंच गई, गोदामों तक आग पहुंच गई, मकानों तक आग पहुंच गई, स्कूलों तक आग पहुंच गई। स्कूल के बच्चे आग बुझाने का काम कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है। क्या स्कूल के बच्चे अब आग बुझाएंगे? सरकार का सोई हुई है। मैं आरोप लगाने के फिर नहीं कह रहा, लेकिन सरकार को अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। ये इस प्रकार की जो ढील बरती गई वो ठीक नहीं है। बिल्कुल आप समझिए। हाँ बिल्कुल, यानी ये जो ढील बरती गई ये ठीक नहीं है। इसको अगर पहले से चाहते तो कहीं ना कहीं दुरुस्त किया जा सकता था। तैयारियां जो है वो की जा सकती थी, ताकि बेजुबान जानवर इस आग की चपेट में न दम तोड़े। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे। देवभूमि के दंगल में हम वापस लौटेंगे और चर्चा करेंगे कि आखिर कब बुझेगी जंगलों की आग। छोटा सा ब्रेक। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बिजली के बिना जनमानस बहुत अस्त व्यस्त हो चुका है। कम मिल रही है, बहुत कम मिल रही है। 24 घंटे में कितने मिल रही है? अरे 2-2.5 घंटे, बस 3 घंटे। तो पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त चल रहा है। गाँव में आके बस मुश्किल से 4 घंटे या 4.5 घंटे के पंखा नहीं चल रहा है। वास्तव में बहुत बुरी स्थिति है। 1 घंटे लाइट रहती है तो 3 घंटे की कटौती होती है। कुछ दिन ऐसे होते हैं when I love my job, और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि I hate it। एक पायलट पे होता है इतना प्रेशर कि कूल रहना is not that easy। पर गर्मी में घर को कूल रखना is now too easy with Summer Cool coolers। Summer Cool celebrates the release of Runway 34। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है।
गर्मी के बीच पावर कट से हाहाकार, बिजली कटौती, हर तरफ कोहराम, शहर गांव में बत्ती गुल, लोग परेशान, कोयला खत्म, कैसे सुधरेंगे हालात, बिजली संकट लगातार सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कब बुझेगी जंगलों की आग, और इसी को लेकर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ में कई खास मेहमानों का पैनल लगातार बना हुआ है। सबसे पहले हम चलते हैं डीके पाल साहब के साथ, पास में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। पाल साहब, अभी जब रविंद्र जी कह रहे थे कि जंगल की आग को कोई बुझा नहीं सकता, तो मुझे लगता है आपने भी कुछ कहा था कि हाँ, इस आग को नहीं बुझाया जा सकता। क्या कुछ कहेंगे आप, क्यों नहीं बुझाया जा सकता? और आपने देखा जंगल की आग में किस तरह से जानवर, बेजुबान जानवर दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी, हमारी इस डिबेट में वैसे तो कई साथी बहुत जिम्मेदार साथी हैं इस राज्य के, लेकिन आदरणीय पीसी थपलियाल जी बैठे हैं। मैं आप में कहना साल सरकार और एक बंदे कह रहे हैं क्या आप नहीं, जो आप हिम्मत में आग लगाता। सुन लीजिए, आपने सवाल किया तो जब अमरजीत जी उनको बोलने दीजिए, इसके बाद आप जवाब दीजिएगा उनका। पहले उनको अपना पूरा सवाल तो करने दीजिए कम से कम। हाँ, बोलिए। रविंद्र जी, सुनते लीजिए मेरी बात। क्या 12 साल की सारी लड़ाई क्या? सुनिए मेरी बात, सुनिए। तुम्हारे केजरीवाल जी पे रविंद्र जी सुनते हैं, उसके बाद आप दोनों लोग जो भी प्रतिक्रिया हो रखिएगा। आप इस तरीके से भाषा का उपयोग नहीं कर सकते। आपके बीच में मैं कभी नहीं बोला। आप हिम्मत रखिए, सत्ता में हैं आप। नहीं, आप हिम्मत रखिए, बात सुनने की, सच्चाई को सुनने की हिम्मत रखिए। नहीं, शब्दों का ध्यान रखिए थोड़ा सा। एक दूसरे पर आप लोग व्यक्तिगत किसी तरह की कोई टिप्पणी मत करिए। और अपनी बात नहीं बोला। 12 इस राज्य सत्ता में लिया, इस राज्य का भाग ही लगती है जब भारी गर्मी पड़ती है। क्या आपको घूमने के लिए हेलीकॉप्टर लेने जरूरी है? क्या आप विदेशी नीति को नहीं जानते? जहां पर बहुत भारी पहाड़ी राज्य है, जहां पर देश है जो वो हेलीकॉप्टर पानी से बरसाते हैं, लेकिन अपने राज्य की जनता को सुरक्षित रखते हैं, अपने राज्य के जानवरों को सुरक्षित रखते हैं, वो अपने राज्य के पेड़ों को सुरक्षित रखते हैं, क्योंकि उनको पीड़ा है। इनको पीड़ा किस बात की है? इनको 10 साल 12 साल वो लोगों को पीड़ा इस बात की है कि कैसे हेलीकॉप्टर लिया जाए, और बाथरूम करने के लिए भी अगर कहीं दूसरे शहर में जाना पड़े तो हेलीकॉप्टर से जाया जाए। अरे लानत है तुम पर, शर्म करो तुम लोग। इस राज्य के धन दौलत को लूट करके आप कहां ले गए? कितने आप सब मंत्रियों की, 22 साल के मंत्रियों की जांच होनी चाहिए। पंजाब में जांच हो रही है। मान साहब ने बोल दिया है कि जितने भी अब तक आपने 3 लाख करोड़ का कर्जदार बना दिया है, और आपने रविंदर जी, आपकी पार्टी की सरकार ने हमें 80,000 करोड़ रुपए कर्जदार बना दिया है। कहां है पानी फेंकने के लिए एक भी हेलीकॉप्टर? कितनी बड़ी बड़ी बातें आपके मुख्यमंत्री करते थे। आपकी वजह से ये राज्य धू धू करके चल रहा है। यहाँ के जानवर चल रहे हैं, लोगों के घर चल रहे हैं, और आप कह रहे हैं ये आग बुझ नहीं सकती। आपको माफी मांगनी चाहिए राज्य की जनता से। आप किस तरह की बात कर रहे हैं? ये जिम्मेदार के न्यूज चैनल पर बैठ के तो गरिमा जी का धन्यवाद है कि वो अवेयर होकर के, मीडिया अवेयर होकर के आपको चेताने का काम कर रही है, आपको जगाने का काम कर रही है। लेकिन आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? आपको शर्म आनी चाहिए इस बात को लेकर के, माफी मांगनी चाहिए कि आग बुझ नहीं सकती। और मैं गरिमा जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे, यदि हम सरकार के ऐसे नुमाइंदों के जो सरकार के ऐसे बयान आते हैं, उस पर क्या कार्रवाई हो, किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल आग बुझनी चाहिए। देखिए, एक तो पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, जानवर हमारे
दम तोड़ रहे हैं, और साथ ही साथ वन संपदा हमारी कितनी बड़ी, जो उत्तराखंड का गौरव है, उत्तराखंड की पहचान है, उत्तराखंड की हरियाली की वजह से ही उत्तराखंड जाना जाता है। पर्यटक यहाँ पर यही सब देखने के लिए जाते हैं, और अगर वो ही नहीं बचेगा तो उत्तराखंड में क्या बचेगा आखिर? इस सबको बचाना कहीं ना कहीं सत्ता की जिम्मेदारी जरूर है, इस बात से कोई भी मुकर नहीं सकता है, और सत्ता में बैठे लोग भी इस बात के लिए ही जवाबदेही हैं कि आखिर क्यों यहां पर काम नहीं किया गया। जी, आपसे जवाब लेंगे अमरजीत जी, मुझे पता है आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन बाकी के मेहमान है, अब तक उनसे पहली प्रतिक्रिया भी नहीं ले पाई, उसके बाद लौटूंगी, आप सब बोलिएगा। अतुल बतुरिया साहब हमारे साथ में है, वरिष्ठ पत्रकार। अतुल साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। अतुल साहब, आपने यहाँ पर सुना सभी लोग क्या कुछ कह रहे हैं। रविंद्र जी कह रहे हैं कि आग को, इस पर काबू नहीं पाया जा सकता। क्या ये मतलब ये कैसा बयान हुआ? मुझे भी रविंद्र जी व्यक्तिगत तौर पर मैं कह रही हूँ कि आपकी इस बात से आपत्ति हुई, क्योंकि आपने देखा कि गरिमा जी, मेरे बार आप इस बात को कोट करके कह रहे हैं कि मेरे पूरे बयान को आपने सुनना नहीं, आप दोबारा भी चला सकते हैं। आपने कहा कि इस पर काम कर रहे हैं हम। नहीं, देखिए, मैंने ये कहा है कि जंगल की आग को फैलने से कोई नहीं रोक सकता। जंगल की आग ऑस्ट्रेलिया जैसे संपन्न देश में भी फैलती। नहीं, ये बात ठीक है, लेकिन मेरी ठीक है, मैं समझ गई कि जंगल की आग को फैलने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं, मेरी बात सुनिए, आपको मेरा पूरा बयान सुन। ठीक है, आप रिपीट कर लीजिए, ऐसा नहीं है, मैं समझ गई आपकी बात को। लेकिन इसको सीमित करने के लिए किस तरीके के प्रयास हमें सबको मिलजुल के करने चाहिए। नहीं, आपकी बात ठीक है कि इस आग को हम ना रोक पाते, आपकी बात ठीक है कि इस आग को, जंगल की आग को कोई नहीं रोक सकता, कहावतें इस पर बनी है, लेकिन अगर हम जानते हैं कि हर बार ऐसा होता है तो हम तैयारी उसको रोकने की जरूर कर सकते हैं, है ना? इस बात से तो आप भी वाकिफ होंगे। अतुल जी, आप बताइए, क्या तैयारी नहीं होनी चाहिए थी? उत्तराखंड में हर बार गर्मी के मौसम में आग लगती है, ये कोई नया नहीं हो गया, तैयारी क्यों मजबूत नहीं है? सवाल सबसे बड़ा ये है। अतुल जी, मुझे लगता है कि पूरे माहौल में पूरी सिस्टम पूरी तरह फेल हो गया है। जो आग लगती है वो मार्च, अप्रैल, मई, जून 3 महीनों में लगती है। 9 महीने पूरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी, कर्मचारी सब खाली बैठे रहते, मौज मस्ती करते रहते हैं। ये लोग आखिर क्यों नहीं हत्या करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए? क्यों नीति नहीं बनाते कोई लोग? और जो भी बार बार कहा जा रहा है कि आग रोकी नहीं जाती, क्यों नहीं रोकी जा सकती आग? अगर आप पहले से प्रिकॉशन लेंगे, लेकिन आप लोग को चिंता ही नहीं इस बात की कोई। जब आग लग गई है तब आप हाथ, अभी तक इतने दिन हो गए हैं, फॉरेस्ट का कोई भी अफसर मैदान में जाकर उसने नहीं देखा, फील्ड जाकर आपकी क्या स्थिति है। जो बाचर तो उनके सारा सिस्टम छोड़ दिया गया पूरा। हमारे वन मंत्री कह रहे हैं हम हेलीकॉप्टर से आग नहीं बुझा सकते क्योंकि उसके पंखों से आग फैलती है। पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है पानी, हेलीकॉप्टर से पानी गिरा के आग बुझाने में, और हमारे वन मंत्री कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर के पंखों से आग फैलती है, इसलिए हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। बिल्कुल, यानी टेक्नोलॉजी का भी सही ढंग से जो इस्तेमाल है वो नहीं किया जा रहा। हाँ, ठीक है, तो यही सवाल है ना रविंद्र जी की, अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, आग की, जंगल की आग को फैलने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने पहले भी कहा कि इस पर तो कहावतें हैं कि जंगल की आग की तरह चीजें फैलती है, लेकिन अगर जानकारी हो कि जैसे उत्तराखंड में हमने देखा है, पहाड़ी क्षेत्रों में हर बार गर्मी के मौसम में खबरें सामने आती है, तब तो कम से कम सरकार को सोचना चाहिए। क्यों ये जो डिपार्टमेंट वाले ये बैठे रहते हैं, इनको सोचना चाहिए ना। अब देखिए कितने पेड़ पौधे जलकर राख हो रहे हैं, कितने जंगल में जानवर जो है उनका क्या हश्र हो रहा है, इस धुएं से कितना परेशान है वो, कहाँ रह पाएंगे, कहाँ अपना घोंसला बनाएंगे, इस सब के बारे में सोचना होगा। हमारे साथ में पर्यावरणविद भी जुड़े हुए हैं, AK बयानी साहब हैं। AK साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। AK साहब, आप बताइए, एक तरफ जंगल की आग, जानवरों को नुकसान, धुआं, पूरा प्रदूषण जो है, कितना बड़ा नुकसान है, इस पर क्यों काम नहीं किया जा रहा है और किस तरह से काम होना चाहिए, इस सब पर आपसे हम जवाब लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, उसके बाद AK बयानी साहब से हम पूरा जवाब लेंगे। और सवाल यही कि आखिर कब बुझेगी जंगलों की आग। छोटा सा ब्रेक। के न्यूज, खबरों का सारथी। बिजली के बिना जनमानस बहुत अस्त व्यस्त हो चुका है। कम मिल रही है, बहुत कम मिल रही है। 24 घंटे में कितने मिल रही है? अरे 2-2.5 घंटे, बस 3 घंटे। तो पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त चल रहा है। गाँव में आके बस मुश्किल से 4 घंटा या 4.5 घंटे के पंखा नहीं चल रहा है। वास्तव में बहुत बुरी स्थिति है। 1 घंटे लाइट रहती है तो 3 घंटे की कटौती होती है। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है।
समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। कुछ दिन ऐसे होते हैं when I love my job, और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि I hate it। एक पायलट पे होता है इतना प्रेशर कि कूल रहना is not that easy। पर गर्मी में घर को कूल रखना is now too easy with Summer Cool coolers। Summer Cool celebrates the release of Runway 34। गर्मी के बीच पावर कट से हाहाकार, बिजली कटौती, हर तरफ कोहराम, शहर गांव में बत्ती गुल, लोग परेशान, कोयला खत्म, कैसे सुधरेंगे हालात, बिजली संकट लगातार, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लगातार यही चर्चा कर रहे हैं कि आखिर कब बुझेगी जंगलों की आग, और इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ में कई खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। एक के बयानी साहब के पास चलते, पर्यावरणविद हैं। बयानी साहब, आपसे मैंने सवाल किया था कि आखिर इतना नुकसान होने के बावजूद भी इस आग से बचने के लिए जो प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए वो सत्ता में बैठे लोग क्यों नहीं ले रहे हैं? क्या उनको ये इल्म नहीं है कि कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, कितने जानवर हमारे इस चपेट में आ रहे हैं, कितने जंगल हमारे बर्बाद हो रहे हैं, पर्यावरण का क्या हश्र हो रहा है हमारे? देखिए, जहां तक जंगल की आग का सवाल है, यह पहली बार नहीं हो रही और ना आखिरी बार है। आग हर वर्ष लगती है और बार बार यही इश्यू सामने आता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जहां तक मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो पर्यावरण के क्षेत्र में जो शीर्ष अथॉरिटी है, NDMA, वो इसको प्राकृतिक नहीं मानती है। उन्होंने नेचुरल डिजास्टर या नेचुरल हैजार्ड की कैटेगरी में जंगलों की आग को नहीं रखा है। वो कहते हैं कि जंगलों की आग जो है मानव जनित होती है, ह्यूमन कारणों से लगती है, और अगर हम ह्यूमन कारणों से इसको नहीं रोक पाते हैं तो फिर हम इसको काबू में नहीं ला सकते हैं। इसीलिए उन्होंने इसको वहां से बाहर रखा है। अब सवाल ये है कि हम यहाँ पे इस चीज को डिस्कस करने से बचना है कि इसमें ह्यूमन फैक्टर कितना है। बिल्कुल। जो ग्रामीण क्षेत्र है वो निश्चित रूप से अपनी रोजी रोटी के लिए जंगलों पर डिपेंड करते हैं, पशुओं के चारे के लिए जंगलों पर डिपेंड करते हैं, और एक प्रथा सी चली आ रही कि वहाँ पे मिट्टी में अच्छी घास पैदा हो, अच्छे फसल आए, तो उसके लिए वो आग लगाई जाती है। इन्हीं दिनों आग लगाई जाती है और उसके कारण वो आग अगर बेकाबू हो जाती है तो फिर उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये एकमात्र कारण ऐसा है जिसके कारण आग लगती है। वैसे प्राकृतिक कारण भी आग लगने के हैं, पर वो प्राकृतिक कारण अभी कोई काम नहीं कर रहे हैं। वो जब काम करते हैं तो उसके लिए एक विशेष परिस्थिति होती है। और जहां तक आग लगने से रोकने की सवाल है, इसमें मुझे लगता है कि जो वन विभाग है उतना इसको गंभीरता से नहीं ले रहा है। उन्हें गंभीरता से लेना चाहिए। हर साल जब ये होती है तो फिर कहीं तो उनका दायित्व फिक्स होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि हम जो लोग जंगल में जानबूझ के आग लगाते हैं या इस तरह का प्रयास करते हैं, उनके खिलाफ एक कड़ा कानून बना के इसको नॉन बेलेबल ऑफेंस डिक्लेयर करें, तभी जाके इस समस्या पे कुछ हम काबू पा सकते हैं, अदरवाइज नहीं होगा। और इसके साथ साथ एक और अफसोस ये होता है कि हमारे यहाँ DMM है, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी है। उसका काम ये है कि डिजास्टर आने के पहले या डिजास्टर के वक्त या डिजास्टर के बाद लोगों की मदद करना, और वो डिजास्टर आने के पहले लोगों को तरह तरह की ट्रेनिंग देते हैं। तो ऐसे मौके पे जब उनको मालूम है कि हर साल हजारों एकड़ में आग लगती है और लाखों एकड़ जमीन नुकसान होती है, अभी तक हमारे उत्तराखंड में 20 स्क्वायर किलोमीटर से अधिक की जमीन के जंगल नष्ट हो चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है, और इसका पर्यावरण पे आकलन अगर करा जाए तो जो मानव जनित दूसरे कारण है उससे भी कहीं ज्यादा ये निकल के आएगा। तो यहाँ पर एक DMMA की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो अपने वॉलंटियर्स को इस फील्ड में भी ट्रेन करे कि जंगल की आग कैसे रोकी जाए, क्योंकि वो एक तरफ तो ये क्लेम करते हैं
कि हमने गांव-गांव में हमारा वॉलंटियर्स लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, फ्लड इनके लिए तैयार करे हैं। तो वो इसमें जंगल की आग के लिए क्यों पीछे रह रहे हैं, मुझे आज तक इसका कारण समझ में नहीं आया। ठीक है। और तीसरा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है, जिसका बीट ऑफिसर्स है, बीट रेंज के जो अधिकारी हैं, वो हर जगह मौजूद रहते हैं। तो वो क्या इस बात का इंतजार करते हैं कि जब आग बहुत फैल जाएगी तब हम इसमें कुछ एक्शन में आएंगे? बिल्कुल। जब आग कोई एकाएक नहीं फैलती है, आग फैलने में टाइम लगता है, और वो यहाँ की जो टोपोग्राफी है उसमें काफी टाइम लगता है। और उसमें जब वो आग फैल गई तब उसके बाद आप अलर्ट मोड में आते हैं, या तब आप अधिकारियों को इन्फॉर्म करते हैं। जब आग शुरुआत हुई तभी रोका जाना चाहिए, क्योंकि जितने भी अधिकारी हैं जंगल के, वो जंगल के आसपास ही रहते हैं, दूर नहीं रहते हैं। बिल्कुल, तो जब तक हम 3 क्षेत्रों में काम नहीं करेंगे, पुलिस का सहयोग जो नॉन अवेलेबल ऑफेंस डिक्लेयर करे, एनडीएमए, डीडीएमए, डीएमएमसी और एनडीएमए, इनसे मिलकर हम एक सहयोग लें, एक वॉलंटियर फोर्स तैयार करें, और साथ ही साथ हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को उत्तरदायी बनाएं कि आप इस पर आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप जंगल के बिल्कुल अगर जवाबदेही उनकी सुनिश्चित की जाएगी ना, तो कहीं ना कहीं वो भी ठीक तरह से काम करेंगे। और ये जो तस्वीरें सामने आती हैं फिर नहीं सामने आएंगी, इस पर हम जवाब लेंगे रविंद्र जी से। लेकिन उसके पहले यूकेडी से थपलियाल साहब लगातार बने हुए। थपलियाल साहब, आपने यहाँ पर सुना कि अगर वक्त रहते, क्योंकि एकदम से आग नहीं फैलती, आग धीरे धीरे बढ़ती है, अगर पहले से ही तैयारियां हो, आज सवाल ये है कि तैयारियां आखिर क्यों नहीं है? आपको भी लगता है कि तैयारियों में कहीं ना कहीं जो ढील है वो बढ़ती जा रही है? देखिए, जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये पूरी तौर से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है, और अन्य डिपार्टमेंट को ये देना ये मूर्खता हो, क्योंकि कालांतर से फॉरेस्ट इसमें हमेशा अपनी रणनीति बनाता है, उसके पास मैन पावर होती है और वो ट्रेंड पावर भी उसके पास होती है। और ये दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिस राज्य में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इसी राज्य का हिस्सा है, यही स्थापित है। यहाँ पे रिमोट सेंसिंग जो है विभाग, वो भी यही है। यहाँ पे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, प्राइम इंस्टीट्यूट, जहां सफेद हाथी पलते हैं IFS नाम के, वो भी यही है। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ड्रोन के माध्यम से केदारनाथ के कंस्ट्रक्शन को तो देख पाते हैं। उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वे अपने इस मुख्यमंत्री को भी एक ड्रोन प्रोवाइड कर दीजिए, जो ड्रोन के माध्यम से ये आग कहां पैदा हो रही है, कहां से शुरू हो रही है, उसकी मॉनिटरिंग कर पाए। ये बड़ी गजब की चीज है कि हाईटेक के युग में हम मूर्खों की तरह डिस्कस कर रहे हैं कि साहब लगेगी, क्यों लगेगी। हर साल हमारा, आप चीन के देखिए, चीन की अर्थव्यवस्था जंगल के ऊपर टिकी हुई है, वो कमाते हैं जंगल के माध्यम से, और हम लोग बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं लकड़ी को। हमारे लकड़ी हमारे जंगलों में सड़ रही है। कौन है वो लोग जिन्होंने ये कानून बनाकर हमारे से, यानी उत्तराखंड की जनता के हाथ से जंगल छीने हैं। आज हम लोगों को अगर कोई ब्लेम करे कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं जंगल के लिए, वो भी मूर्ख ही होगा, क्योंकि हम तो प्लान कर चुके हैं, खाली गांव पड़े हुए हैं, हमने पशु पालने भी बंद कर दिए हैं। हम कहां जंगलों में जा रहे हैं? जंगल तो वन अधिनियम 1980 के तहत हमसे दूर हो चुके हैं। हमारे जो फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट हैं, ये फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट बहुत ही सजग होते हैं जब हमारी पेट पे लात मारनी हो। अगर इन्होंने, आप पे देखिए, जो राफ्टिंग करते थे उन सभी लड़कों को भगा दिया गंगा के किनारे से, ये कह के कि जंगली जानवर डिस्टर्ब होते हैं। इनको जंगली जानवरों की चिंता होती है क्योंकि इनको बड़ा इजी लगता है हमारी पेट पे लात मारना। लेकिन इन लोगों को अपनी जिम्मेदारी, जो इनकी जिम्मेदारी है, इन जंगलों को अपने बच्चों की तरह सुरक्षित रखना, उसमें, क्योंकि लोग अभी कह रहे थे लोग कि साहब 9 महीने सोते हैं। अरे सोते नहीं, कमाते हैं ये लोग। वो कमाऊ फोर्स है कि अभी मैं फॉरेस्ट जो मंत्री है वो बहुत ही धाकड़ मंत्री है, वो ही कह रहे थे, अरे साहब यहाँ गैंग बने हुए हैं। इस विभाग में परेशान हूं कि किस तरह से ये जो वन विभाग ऐसा विभाग हो चुका है जिसको नियंत्रण में लाना। आपने उससे पहले का फॉरेस्ट मिनिस्टर नहीं देखा था? उसको पूछते ही थे, उसको बुलाते ही नहीं थे फॉरेस्ट के अधिकारी। वो हमेशा रोता रहता था, डॉक्टर हरक सिंह कि साहब हमें नहीं बुला रहे, हमें नहीं। बड़े बड़े फंक्शनों में इस राज्य में जिस तरह से राजनीति संचालित हो रही है, हमारी व्यवस्था डिरेल्ड हो चुकी है, यानी सिस्टम फेल्यूर है। और उस सिस्टम फेल्यूर का नतीजा है कि हमारे जंगल आज झटक रहे हैं,
कोई आदमी ऐसा नहीं है जो इन जंगलों में नियंत्रण करे। तुम हमारे लिए आईपीसी बनाओगे? हमारे को वैसे ही तुमने मार रखा है, जंगली जानवर हम पे हावी हो रखे हैं, हमें गांव में जीने नहीं दे रहे, और तुम एक आईपीसी बनाओ कि हमारे लिए हम कहीं रास्ते में भी न चल पाए, कहीं बीड़ी भी ना पी पाए। कि इनकी क्या स्थिति है। मतलब ये नहीं देखेंगे कि आईपीसी तो इन लोगों को लिए बैठनी चाहिए जो यहाँ पे इतनी मोटी मोटी तनख्वाहें ले रहे हैं, जिन्होंने मानव संसाधन को अपने इस विभाग के लिए प्रयोग भी नहीं ला पा रहे हैं। आज सरकारें जनता से बहुत दूर हो चुकी हैं। जनता का सरकार का जो समन्वय होना चाहिए, जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, अरे कितने भूतपूर्व सैनिक गांव में बैठे हुए हैं, उनका तुम उपयोग नहीं कर रहे हो। क्या भूतपूर्व सैनिक ऐसा अनुशासनहीन होगा जो मतलब उसको नहीं समझेगा कि मेरे जंगल जल रहे हैं? लेकिन नहीं, तुम संवादहीनता है तुम्हारे अंदर। तुम्हारी नजर तो केवल दिल्ली के मठाधीशों की तरफ है, तुम्हारी नजर उत्तराखंड की तरफ है ही नहीं। तुम खाम में बने हुए हो हमारी भाग्य विधाता, और बोझ हम पत्थरों को अपने सिर पे लेकर ढो रहे हैं, क्योंकि ये लोग किसी काम के नहीं रहे। अब जंगल आगे भी ऐसे धधकते रहेंगे और धीरे धीरे ये उत्तराखंड खत्म हो जाएगा, नेस्ता नाबूद हो जाएगा। क्योंकि इन्होंने जो कुछ भी है, चाहे पानी है, चाहे जंगल है, ये सब हमसे छीन लिया गया है। ये विवश कर रहे हैं हमको भागने के लिए। हमारे जो बंजर खेत है वहां भी ये जंगली जो हम लगाना चाहें कि टीक लगा दे, साल लगा दे, नहीं लगाने देंगे। क्योंकि अगर उसके बाद हम घूमते रहेंगे कि इनके पीछे ये परमिशन दे, और उसके बाद भी अगर आज मेरे खेत में तून के पेड़ हैं, मैं यहाँ देहरादून नहीं ला सकता। कौन है वो कानून? हमारी सरकारें अंधी होकर इन तरफ विचार ही नहीं कर रही हैं। उनको फुर्सत ही नहीं है कि इस तरफ विचार करें। वो तो अपने कार्यकर्ताओं की डकैती फौज को वो खिलाने पिलाने में लगे हुए हैं, और बाकी कुछ नहीं रहा। ये बहुत ही सीरियस विषय हो चुका है। सिस्टम फेल्यूर, व्यवस्था खत्म। यानी कहीं ना कहीं देखिए, बात यही सबसे बड़ी निकलकर सामने आती है कि प्राकृतिक धरोहरों को हमको बचाना होगा, क्योंकि इन्हीं सबसे हम सब आगे बढ़ पा रहे हैं, जी पा रहे हैं, इस धरती पर सांस ले पा रहे हैं। रविंद्र साहब, बहुत बड़ी बड़ी बातें अभी थपलियाल साहब ने कही। उन्होंने कहा कि तैयारियां जो हैं वो नहीं है, जवाबदेही नहीं है। अभी पर्यावरणविद जी बिलानी जी थे, उन्होंने भी बियानी जी थे, उन्होंने भी यही सारी बातें कही हैं कि अगर जिम्मेदारी ठीक तरह से निभा ली जाए तो ऐसा नहीं है कि इस पर काबू पाया नहीं जा सकता है, ऐसा नहीं है कि जंगलों को बचाया नहीं जा सकता है। क्यों आखिर जो वन मंत्री हैं वो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं? क्यों सत्ता में बैठे लोगों की नज़र उस पर नहीं है? होना चाहिए ना, क्योंकि ये मतलब आप देखते हैं कैसी तस्वीरें सामने आती, कितने सारे लोगों का नुकसान उस पर है। उत्तराखंड का कितना बड़ा नुकसान है, पर्यावरण को कितनी चोट पहुंच रही है। रविंद्र साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। रविंद्र जी, अनम्यूट करें आप। देखिए, जिस प्रकार से सभी पैनलिस्टों ने अपने अपने विचार रखे या अपनी अपनी बात कही, किसी में भी मुझे पर्यावरणविद हमारे क्या नाम है, एके बियानी साहब, बियानी जी ने जैसा कहा, उन्होंने एक बहुत अच्छा विचार रखा जिस प्रकार से बताया। बाकी सभी में देखिए, राजनीतिक पार्टियां, इनका काम राजनीति करना है, आरोप प्रत्यारोप लगाना है, मैं इनकी बात, लेकिन बियानी जी ने जिस तरीके की बात करी है, जिस तरीके का उन्होंने बताया कि जंगलों की आग पे को लगने के कारण क्या होते हैं, किस कारण होते हैं। अभी पीछे मैं एक रिपोर्ट भी पढ़ रहा था कि लैंसडाउन में एक कोई पेंटर होते हैं जो लिखाई उखाई करते हैं, तो वो कहीं आग जला रहे थे बैठे हुए, तो उन्हें पकड़ा गया। तो इस तरीके की कई लोगों को जानकारी का अभाव के कारण, जैसे आड़ा जलाने की पहाड़ पे है कि घास जलाने की, तो उसके कारण, ये जानकारी का अभाव के कारण भी इस तरीके के में आग लगने के कारण है, वह भी इसके बड़े कारण है। नहीं, मैं मानती हूँ रविंद्र साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं बीच में आपको रोक रही हूँ, इसके लिए माफी चाहती हूँ। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये भी तो आपको पता है ना, आप अभी खुद कह रहे हैं कि ऐसे भी कारण है। तो अगर आप जानते हैं तो इन लोगों पर लगाम लगाइए ना, आप इनको दंड दीजिए ना। कौन रोक रहा है आपको? देखिए, जिस प्रकार से कानून में जो वो है, उस हिसाब से उनको दंड भी दिए जाते हैं, आर्थिक दंड भी लगाए जाते हैं। उनके साथ जो भी कार्रवाई आईपीसी के तहत जो भी हो सकती है वो की जाती है। लेकिन क्या है कि इसमें जागरूकता,
आज सभी जितने भी हमारे राजनीतिक दल हैं या गैर राजनीतिक दल है, आज सबको, क्योंकि एक विषम परिस्थिति है उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड की पहचान जंगल से है, इसके सौंदर्य जो है वो जंगल है। और मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों से अपील करूंगा, मैं स्वयं भी आज मैं एक भाजपा के पैनलिस्ट आपके चैनल पे जरूर हूँ, लेकिन यहाँ का नागरिक भी हूँ उत्तराखंड में रहने का, तो मुझे भी एक बहुत बड़ा दर्द मेरे नहीं, जंगल। लेकिन एक और बात जोड़ना चाहूंगी रविंद्र साहब, ठीक है दर्द है आपको, हम समझते हैं कि आप उत्तराखंड के नागरिक होने के। पाल साहब आते हैं आपके पास, एक बार रविंद्र जी की पूरी प्रतिक्रिया ले लो, उसके बाद आपके पास आ जाएंगे। रविंद्र जी, अहम यहाँ पर ये हो जाता है कि करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि खर्च नहीं हो रहे हैं, तो ये जा कहाँ रहे हैं, क्यों आखिर आग नहीं बुझ रही है, ये करोड़ों रुपए कहाँ जा रहे हैं? देखिए, ये इस विषय का तो मुझे आप ही बता रहे हैं कि करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से विभाग द्वारा, मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कहूंगा कि जैसे उन्होंने भी कहा कि जंगल की आग को लगने से रोका जा सकता है और फैलने से भी रोका जा सकता है, जिस प्रकार से बयानी जी ने कहा, लेकिन समय रहते उस मोड को, उस अलर्ट को उस समय भांपने की जरूरत है। और वो कौन भांपेगा? जो जंगल में काम करने वाले कर्मचारी हैं, फॉरेस्ट है, उन लोगों का। अब ये इस समय प्राथमिकता ये नहीं है कि हम किसी पे दोषारोपण करें या दोष लगाएं। फिलहाल इस पे पहला हमारा कर्तव्य है कि जंगल की आग को कैसे रोका जाए, इसकी आग को कैसे कम किया जाए, इसको सीमित करके कैसे बुझाया जाए। फिलहाल ये है, आगे आने वाली स्थिति में अभी मैं आज पेपर के माध्यम से यहाँ भी अब छोटे कर्मचारी पे गाज गिराएंगे। आने वाले समय में जो है इस पे अच्छी आगे जो है रोड मैप तैयार करके कि आने वाले समय में इसकी आग पे नियंत्रित किया जा सके और उन पॉइंटों को चिन्हित किया जा सके जो हर साल जिन जगहों से आग यही सबसे बड़ी बात रविंद्र जी यही है ना कि हर साल ये चीजें होती हैं, फिर भी कुछ बदलाव नहीं होता। हर साल उतनी ही आग, उतने ही जानवरों को नुकसान और उतना ही जंगल जलता है। फिर क्यों? फिर ये तो गलत है ना कि आप हर साल ये एक्सक्यूज देकर चले जाइए कि हम तैयारी कर लेंगे, तैयारी कहीं नजर नहीं आती है। ठीक है, पाल साहब कुछ कह रहे थे, उसके बाद आएंगे अमरजीत जी भी हैं और अतुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। पाल साहब जल्दी से अपनी बात पूरी करिए। आपने एक बात कही कि बयानी जी ने बहुत अच्छी बात कही। भाई बयानी जी ने यह भी कहा कि उत्तराखंड का वन विभाग सबसे भ्रष्ट विभाग है, आपने सुना है ना। और गरिमा जी बार बार कह रहे हैं इस बात को कि हजारों तो कर्मचारी वनों के, हजारों कर्मचारी वन विभाग के जो ऑफिसों में बैठते हैं और हजारों ऑफिसर, ये 30 से 35 हजार जो है ना कर्मचारी वन विभाग को देखते हैं। उनका कितना खर्चा होता है आपको मालूम है ना। सरकार कितनी कर्जदार होगी, आपकी सरकार तनख्वाह देने के लिए भी पैसे नहीं है आपकी सरकार के पास में। और सुनिए, आपका दमकल के जो गाड़ियां हैं वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती, वो कहाँ है? आपने प्रहरियों को, जो वन प्रहरी थे हजारों, जो गांव आसपास के गांव के जो है ना मजदूरी के दिहाड़ी के आधार पर उनको जो है ना रिक्रूट किया जाता था, उनको आपकी सरकार ने हटा दिया है। और फिर आग भड़क रही है। हमारे मुख्यमंत्री कहाँ सो रहे हैं? हमारे मुख्यमंत्री कौन सी कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं? अब मुख्यमंत्री को सड़कों पर आ जाना चाहिए इस मुद्दे को लेकर के। हमारे पहाड़ के लोगों के गांव चल रहे हैं, उनके खेत चल रहे हैं, उनके जानवर चल रहे हैं, हमारी सड़कें चल रही हैं। अरे क्या चाहते हैं आपकी सरकार? आपको शर्म नहीं आती है? हम खून के आंसू रो रहे हैं। इस राज्य के लोगों ने 85% भूभाग के इस लोगों ने राज्य को क्या इसलिए मांगा था कि हमारी आग में चलेंगे, हमारे गांव चलेंगे, हमारे जानवर चलेंगे। और जीव जंतुओं की बात तो छोड़ दीजिए, गांधी जी का बात ध्यान है ना आपको, जब वो पैदल क्यों चलते थे? वो पैदल इसलिए चलते थे कि उनके पैर के नीचे आके एक कीड़ी भी न मर जाए। अरे हजारों तरह के पक्षी, हजारों तरह के जानवरों को बेघर कर दिया आपकी सरकार ने, उनकी बददुआएं भी आपकी सरकार को लगेगी। आप क्या चाहते हैं? इस राज्य को जलते हुए देखना चाहते हैं या कुछ व्यवस्थाएं बना करके, जैसे बयानी जी ने कहा, अतुल जी ने कहा, राजनीतिक बातें के लिए व्यवस्था कब होगी? बयानी जी की बातों में सैल्यूट करता हूँ। उन्होंने कितनी निर्दयता के साथ में कहा कि आपका वन विभाग कितना निरस्त हो गया, कितना झूठा हो गया है, कितना भ्रष्टाचारी हो गया है। ठीक है, ठीक है पाल साहब, ठीक है। वापस लौटेंगे आपके पास में और उसके बाद अतुल जी और अमरजीत सिंह जी को भी जोड़ेंगे, उनकी भी बात सुनेंगे कि आखिर क्यों इस जंगल की आग पर काबू नहीं पाया जा रहा है, कमी कहां पर रह जाती है और कौन तैयारी आखिर नहीं करता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रोकना है, लौटेंगे। देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
बिजली के बिना जनमानस बहुत अस्त व्यस्त हो चुका है। कम मिल रही है, बहुत कम मिल रही है। 24 घंटे में कितने मिल रही है? अरे 2-2.5 घंटे, बस 3 घंटे। तो पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त चल रहा है। गाँव में आके बस मुश्किल से 4 घंटे या 4.5 घंटे के पंखा नहीं चल रहा है। वास्तव में बहुत बुरी स्थिति है। 1 घंटे लाइट रहती है तो 3 घंटे की कटौती होती है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। गर्मी के बीच पावर कट से हाहाकार, बिजली कटौती, हर तरफ कोहराम, शहर गांव में बत्ती गुल, लोग परेशान, कोयला खत्म, कैसे सुधरेंगे हालात, बिजली संकट लगातार सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। कब बुझेगी जंगल की आग को लेकर आज हम विस्तार से बातचीत कर रहे हैं। कई खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में लगातार बना हुआ है। अमरजीत जी कुछ कहना चाह रहे थे। अमरजीत जी बताइए। आपने सुना यहाँ पर लगातार लोग कह रहे हैं कि इसको बुझाया जा सकता है, इसे रोका जा सकता है अगर सही समय पर सही कदम उठा लिए जाएं तो। रविंद्र जी भी यही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी रह जाती है, कुछ लोगों को गलतियां होती हैं जिनके चलते आग जो है वो बढ़ जाती है, लेकिन नुकसान भी बड़ा पहुंचाती है। अमरजीत जी आवाज आ रही है आप तक हमारी? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से गरिमा जी आपने जो बात कही है मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। इससे पहले जिस प्रकार से थपलियाल जी ने अपनी बात रखी, मैं उनकी चिंता, उनकी पीड़ा से भी मैं समझ सकता हूँ और उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से बात को समझाया भी है। साथ साथ उन्होंने सरकार इसके लिए क्या कर सकती है उसका सुझाव भी दिए। अगर हम यहाँ पे राजनीति न करके कोई सुझाव अगर अच्छे आते हैं, डिबेट में आपकी अच्छी बात निकल के आती है, उस पर क्या किया जा सकता है उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। केवल आरोप प्रत्यारोप के लिए यहाँ हर जगह राजनीति ठीक नहीं होती। जिस प्रकार से डीके पॉल जी बोल रहे थे, मैं उन्हें अच्छा बुद्धिजीवी समझता था, लेकिन वो केवल और केवल आरोप प्रत्यारोप नहीं। आप कोई सकारात्मक बात बताइए ना, क्या कर सकते हैं आप? यहाँ पर आकर कांग्रेस की बात करना शुरू कर दे। आप 5 साल क्या किया, 10 साल क्या किया, 12 साल आपकी सरकार थी, 10 साल आपकी सरकार थी। ये वन अग्नि आप बात समझिए, ये कोई ना भारतीय जनता पार्टी लगाती है, लेकिन यहाँ पर ये प्राकृतिक आपदा है। लेकिन इस निश्चित रूप से इसको ठीक करने के लिए जो भी वर्तमान में सरकार होगी उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। वहां अगर जिम्मेदारी वो सही नहीं निभाते तो एक विपक्षी नेता होने के नाते, विपक्षी दल होने के नाते हम उन पर आरोप प्रत्यारोप भी कर सकते हैं और सवाल भी खड़े कर सकते हैं, सरकार को सुझाव भी दे सकते हैं। आज समय है हम सरकार को सुझाव दें और जो सरकार की कमियां है, सरकार की कमियां जाहिर से हमने उस पर चर्चा की है। हमने कहा कि जब यहाँ आग लग रही थी तो वन मंत्री जो है मुंबई में बैठे हुए थे। हमने यहाँ पर कहा कि जहां आग लग रही थी तो मुख्यमंत्री अपने चुनाव में बिजी नजर आ रहे थे। हमको यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव बात भी करनी चाहिए कि देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, मैं इतनी बात से तो मैं रविंदर जी की इस बात से सहमत हूं। ये आग बंद नहीं की जा सकती, ये प्राकृतिक आपदा है, ये आती है। इनको किस प्रकार से रोका जा सकता है, सीमित किया जा सकता है, इस पर हमें चर्चा करनी चाहिए और सकारात्मक बात भी करनी चाहिए। मैं थपलियाल जी की बात से पुनः सहमत हूं। मैं चाहता हूं कि आज की डिबेट से निकली हुई बातें, जैसे बनियानी जी ने भी कहा, थपलियाल जी ने भी कहा, इनकी बातों को, अच्छी बातों को इनके रविंदर जी आप अपनी सरकार तक पहुंचाइए। इस पर गौर किया जाना चाहिए। सरकार अगर लापरवाही बरतती है, अधिकारी बरतते हैं तो इसकी आलोचना भी होनी चाहिए और आपको आलोचना भी सुननी चाहिए। लेकिन केवल और केवल हम यहाँ बैठकर एक, चूंकि आप हमारे सरकार में हो, हम विपक्षी दल में, केवल यहाँ नहीं, बिल्कुल राजनीति ऐसे मुद्दों पर कम से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हम सबका उत्तराखंड है, ये किसी एक पार्टी का उत्तराखंड नहीं है बल्कि हम सबका उत्तराखंड है। और हमारे साथ में अतुल बत्रा जी हैं, उनके पास भी जाएंगे। उससे पहले AK बयानी साहब, एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी एक बार फिर से चाहती हूँ। बड़े ही अच्छे शब्दों में और बड़े अच्छे फैक्ट्स आपने बताए थे कि क्यों आखिर ये आग जो है वो लग जाती है। अब आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि क्या किया जाना चाहिए, जल्दी से और थोड़ा कम शब्दों में बताइएगा, जिससे इस जंगल को जलने से रोका जा सके।
देखिए, उत्तराखंड एक पहाड़ी प्रदेश है। हाँ। और जहां पर हम मैदान वाली सुविधाओं से हम यहाँ की आग को नहीं बुझा सकते, ये मान के चलना चाहिए, क्योंकि हम हर जगह अपने टैंकर या फायर ब्रिगेड की गाड़ियां या इस तरह के इक्विपमेंट नहीं ले जा सकते, और हेलीकॉप्टर भी हमारे लिए बहुत ज्यादा लाभप्रद नहीं होगा। हाँ। सबसे अच्छा उत्तराखंड के लिए ये हो सकता है कि जहां पर जिस पॉइंट पे आग लग रही है उसी वक्त अगर हमारा महकमा तैयार हो, चाहे वो वन विभाग का हो, चाहे वो पुलिस विभाग का हो, चाहे राजस्व का हो, चाहे वो डिसास्टर मिटिगेशन वालों का हो, वो तुरंत रिपोर्ट करें और तुरंत उस पर अगर काबू पाने की कोशिश करें तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि आप आग पे बहुत जल्दी काबू पा लेंगे। इंतजार नहीं करें कि आग फैले और उसके बाद पाएंगे। ठीक है, यानी बेसिकली आप यही कहना चाहते हैं कि अगर वक्त रहते एक्शन लिया जाए तो कहीं ना कहीं इन सारे हालातों पर जो है वो काबू पाया जा सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सुलगते जंगल और झुलसते बेजुबान जानवरों को बचा ना पाने का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि जिस तरह से वन संपदा और प्राकृतिक धरोहर चल रही है ये बेहद परेशान कर देने वाला है। और अतुल बत्रिया जी भी लगातार बने हुए। अतुल जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी आ रही है आवाज। जी आ रही है। अतुल जी, आप बताइए, आपने राजनीतिक पार्टियों को यहाँ पर सुना है, सभी आरोप प्रत्यारोप तो बना रहता है क्योंकि एक राजनीतिक पार्टियां हैं, एक दूसरे पर बोलेंगी, लेकिन आप बताइए आपको क्या लगता है कि इसमें गलती कहाँ पर रह जा रही है, कौन जिम्मेदार है, आखिर इन चीजों को कैसे रोका जा सकेगा जल्दी से, कम शब्दों में? देखिए, सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि सिस्टम का फेलियर है। मुझे लगता है कि जब तक फॉरेस्ट के अफसर की जिम्मेदारी तय नहीं की जाएगी, जिस रेंज में आग लग रही है उस रेंज के अफसर को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, तब तक तो कोई एक्शन होगा, वरना कोई एक्शन होने की स्थिति में नहीं है। अभी जैसे मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर किसी इलाके में वन क्षेत्र में गुलदार ने किसी बच्चे पर हमला किया तो इलाके का डीएफओ जिम्मेदार होगा। इसी तरीके की जिम्मेदारी डीएफओ की बननी चाहिए कि किसी जंगल में आग अगर भड़केगी तो कंसर्निंग डीएफओ जिम्मेदार होगा। ठीक है। अभी रविंद्र जी जैसे कह रहे थे कि छोटे कर्मचारी बात नहीं करते, छोटे कर्मचारी नीतियां थोड़ा बनाएंगे, भाई काम तो अफसरों का है, बिल्कुल लागू करने का उनका है। बिल्कुल, यानी बेसिकली निकलकर अगर पूरी डिबेट में बात आई है तो वो सिर्फ ये कि जिम्मेदारी अगर सुनिश्चित कर ली जाएगी तो इस तरह की तस्वीरें सामने नहीं आएंगी। रविंद्र जी, मेरी यही उम्मीद है कि अब इस डिबेट के बाद में कहीं ना कहीं जो वन विभाग के लोग हैं ये लोग यहाँ पर ध्यान देंगे और आप भी अपनी सत्ता तक ये बात पहुंचाएंगे, अपनी सरकार तक ये बात पहुंचाएंगे कि आखिर इन पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है और क्यों जिम्मेदारी सही से निभाई नहीं जा रही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज की इस चर्चा में आने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो आज की इस चर्चा में बस इतना ही, लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब बुझेगी जंगलों की आग और कब मिलेगी इन जानवरों को राहत। फिलहाल देवभूमि के दंगल में आज उतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।